नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ये सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और नरेंद्र मोदी को बैसाखियों पर टिक कर सियासत करना नामंजूर है और इसीलिए अब ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन 272 यानी कि 272 शुरू कर दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए और आपको पता है अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं और 53 दूसरे पार्टियों के सांसदों का समर्थन प्राप्त है। 293 सीटें अभी मेंबर्स हैं एनडीए के पास और ये एनडीए की सरकार है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार। और इसीलिए अब ये लगातार इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि क्या ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन 272 भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, ताकि उसको लगातार जिस तरह की फजीहत झेलनी पड़ रही है, जो उसे यू टर्न्स लेने पड़ रहे हैं, जो उससे बहुत छोटी पार्टियां जो कद में हैं वो उन्हें बता रही हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विपक्ष जिस तरह से दबाव की पूरी राजनीति कर रहा है और जवाबदेह नरेंद्र मोदी को बना रहा है, हद तो ये हो गई है कि अब नरेंद्र मोदी को माफी तक मांगनी पड़ रही है। आज महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी महाराज की जिस तरह से जो उनकी मूर्ति थी वो टूटी, वो टुकड़ों में बिखर गई, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो सर झुकाकर, उनके चरणों में सर झुकाकर माफी मांगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आज पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो नरेंद्र मोदी को ये सियासत आपको पता है कि बिल्कुल नहीं भाती है। उन्हें तो जी हुजूरी करने वाली सियासत ही उनको पसंद है, जहां सिर्फ वो हुक्म दें और बाकी सब सर झुकाकर उनके हाँ में हाँ मिलाएं। और अब ऐसा ना तो विपक्ष तो जाहिर सी बात है नहीं करेगा, और उनके साथ जो दल मौजूद हैं यानी कि एनडीए का जो हिस्सा है वो भी उनके सामने उन्हें आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस ऑपरेशन 272, इस ऑपरेशन लोटस का पहला शिकार हो रहे हैं चिराग पासवान। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान लगातार उनके लिए संकट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, वक्फ बोर्ड का हो, लेटरल एंट्री का हो, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर मुखर होकर वो सरकार के खिलाफ बोले हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर। अब ऐसे में आपको पता है कि अभी से एक दो दिन पहले पशुपति पारस जो उनके चचा हैं, उन्होंने मुलाकात की थी अमित शाह से, चाय पे उन्होंने बुलाया था। इसके अलावा जो दूसरे चचा हैं, चिराग पासवान के जो दूसरे चचा हैं, उनके बेटे प्रिंस राज जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनको भी चाय पे बुलाया था और उन दोनों से मुलाकात की थी। और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर पक क्या रहा है, क्योंकि एक मयान में दो तीर नहीं रह सकते हैं, या तो चिराग पासवान होंगे या फिर पशुपति पारस होंगे। अब खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, उनमें खुद चिराग पासवान, उनके बहनोई और 3 और सांसद। अब खबर यह है कि उनके जो 3 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। ये बड़ी खबर है और चिराग पासवान ने इसको लेकर बाकायदा तौर पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इस पर आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना है, और आरजेडी की तरफ से एक ऑफर भी दिया गया, उनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी जल्द टूट सकती है और उनके सिर्फ 2 सांसद रह जाएंगे, 3 बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सुनवाऊंगी कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी में भी कैसे तोड़फोड़ की पूरी तैयारी, पूरा का पूरा जो प्लान है वो बीजेपी ने तैयार कर लिया है। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी।
तो आपने सुन लिया यहाँ पर चिराग पासवान को क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको इस तरह से भी समझिए कि ये कवायद सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यसभा में वाईएसआर के 11 सांसद हैं, उनमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया है और वो टीडीपी में शामिल हो गए। हालांकि उनको शामिल होना था बीजेपी में, लेकिन वो टीडीपी में शामिल हुए हैं क्योंकि ये कहा गया था चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कि उनको जिताकर वो आंध्र प्रदेश से भेजे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इसको लेकर इनकार कर दिया और इसी वजह से अब वो होना तो उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल था, लेकिन अब वो टीडीपी में शामिल हो गए और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही और भी सांसद वाईएसआर के भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि टीडीपी या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि बीजेडी जिसको यूज एंड थ्रो किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी भी जो एक सांसद हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया और वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो लोकसभा से लेकर राज्यसभा दोनों में ही कैसे ऑपरेशन लोटस अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है, ये आपके सामने है, क्योंकि हालत बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा में 240 पर सिमट गई तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद, और अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें भी जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में बुरी तरीके से हार का सामना करने जा रही है। यही वजह है कि एक बार में तमाम राज्यों के चुनाव ना कराकर टुकड़ों में चुनाव कराए जा रहे हैं और अभी तो सिर्फ 2 ही राज्यों के डिक्लेयर किए गए हैं और वहां पर भी सीधे तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बनने जा रही है। और खबर नीतीश कुमार के खेमे से भी है। ललन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी और के करीब होते हुए नजर आ रहे हैं और वो नीतीश कुमार से ज्यादा प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको ये मैं समझा दूं यहाँ पर कि नीतीश कुमार दरअसल कमजोर कड़ी है। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि बहुत ज्यादा दिन वो बैसाखियों पर टिककर सरकार चलाए और वो चंद्रबाबू नायडू के साथ अभी ऑपरेशन लोटस इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पूर्ण बहुमत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का वहां किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव उस तरह से नहीं है। तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को अभी वो छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि बिहार में उन्हें चुनाव कराने हैं और बिहार में हालत बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग शुरू हो। नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखना और लड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार। यही लगातार वो प्रेशर बना रहे हैं। उससे पहले डर की राजनीति शुरू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और ये भी पूरी सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी जल्द तोड़फोड़ शुरू हो सकती है क्योंकि कमजोर कड़ी पर सबसे पहले हाथ रखा जा रहा है। और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू के अलावा एक और पार्टी है जिनको लगता है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगी, लेकिन जो 53 हैं उन 53 में से जो कमजोर कड़ियां हैं उन सबको तलाशा जा रहा है ताकि उनको अपने पाले में लाकर 272 का नंबर बनाया जाए और ये जो यू टर्न्स लिए जा रहे हैं इससे अपनी फजीहत से बचा जाए और नरेंद्र मोदी फिर से उसी तरह के अपने उसी रौब में नजर आए। हालांकि ये आसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ना तो विपक्ष अब इतना कमजोर रहा है और इन पार्टियों के पास भी बीजेपी के अलावा दूसरा ऑप्शन यानी कि इंडिया गठबंधन मौजूद है। तो ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके क्या नतीजे होंगे, इसको किस तरह से देखा जाए, इसी पर आज हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रेम कुमार जी हैं, जाना माना चेहरा है, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ शाहनवाज जी भी जुड़ गए हैं झारखंड के, लेकिन देश, झारखंड और बिहार की राजनीति पे उनकी पैनी नजर है और दशकों का पत्रकारिता का उनका भी अनुभव है। शाहनवाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत प्रेम कुमार जी अगर मैं आपसे करना चाहूँ, क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान ने जिस तरह से आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, पशुपति पारस की मुलाकात, प्रिंस की मुलाकात और ये प्रेशर टेक्टिक्स, डर तो है ही, लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस भी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है? क्या इस तरह के कवायद वो बिहार के इलेक्शन से पहले कर सकती है और क्या ये इतना आसान होगा और इसके नताइज क्या हो सकते हैं फिर? जी शुक्रिया।
देखिए, ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये आलोचना से ज्यादा चिंता का विषय है। आलोचना तो हो सकती है कि एक पार्टी अपने ही सहयोगी दल को पोच कर रही है, उसका शिकार कर रही है, तो ये आलोचना हो सकती है, नैतिकता पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन जिसको पोच किया जा रहा है, जिसका शिकार किया जा रहा है, वही इस बात से इनकार करे कि हमारा शिकार किया जा रहा है, तो फिर वो नैतिकता का सवाल भी खत्म हो जाता है। तब चिंता ही बच जाती है कि ये इस डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया जा रहा है जिसमें अपने ही सहयोगी दलों को ऐसी उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ना भी उस पार्टी को स्वीकार करने जैसी स्थिति नहीं है। नहीं भाई, हमें तो नहीं तोड़ा जा रहा है, ये तो अफवाह फैलाई जा रही है। ये हमने इनके बयान से समझा, चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं उसका मतलब यही है। लेकिन आप उधर आंध्र प्रदेश में देखिए, जहां पर कि टीडीपी स्ट्रांग है, तो उल्टे बीजेपी पोच करके उनकी गोद में डाल करके दे रही, लो शिकार तुम्हारे हाथ में हम दे रहे हैं। कितनी विपरीत परिस्थिति है। जहां पर एक सहयोगी कमजोर है, उसको तोड़ने की कवायद है, वो मान नहीं रहा है कि हमें तोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी परिस्थिति में जहां सहयोगी मजबूत है, वहां उसको शिकार करके दे रहे हैं कि लीजिए आपका है। हालांकि जो सांसद टीडीपी में जाएंगे, वो पहले भी टीडीपी में ही थे, वहां उसके बाद वाईएसआर में गए थे और अब फिर वापस टीडीपी में जाएंगे। लेकिन ये सारी कवायद बीजेपी की ओर से की जा रही है। अब इसमें ये सवाल आता है कि ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है। देखिए, अपोजिशन की जो सियासत आफ्टर 24 लोकसभा इलेक्शन जो दिख रही है, वो जनता से जोड़ने की दिख रही है। उसका एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है जिसका प्रेशर बनता है, लेकिन अनडेमोक्रेटिक मीन्स से डेमोक्रेटिकली कैसे अपने आप को अर्थमेटिकली करेक्ट रखा जाए और अपने आप को बना कर रखा जाए, इस काम में बीजेपी की महारत दिख रही है कि उनके पास मान लीजिए जेपीसी में भेजना पड़ जाता है किसी विधेयक को, कि इसलिए कि कहीं सहयोगी नाराज ना हो जाए। सहयोगियों की संख्या को अपने में जोड़ लीजिए, 272 हो जाए तो कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन इससे पहले तो राज्यसभा में वो बहुमत के करीब पहुंच गई है। अगर नॉमिनेटेड और निर्दलीय का समर्थन जोड़ लें तो बहुमत के पास पहुंच गई है। ये स्थिति पहुंचना एक तरह से बीजेपी को कंफर्टेबल बना रहा है कि आगे अब तक जो नई सरकार बड़े निर्णय नहीं कर पा रही है, वो आगे बड़े और खतरनाक निर्णय लेने की भी स्थिति में आ जा सकती है। तो जो एफर्ट्स जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लिए और सरकार को कमजोर बनाया ताकि वो निरंकुश न हो, तो वो अपनी निरंकुशता को रीस्टोर करने की कोशिशों में कामयाब होती दिख रही है। यहाँ पर हम ये जितना कहें कि अपोजिशन मजबूत हुआ है, लेकिन तोड़ तो वो अपोजिशन को ही कमजोर करके अपने लिए परिस्थितियां बना रहे हैं। चंपई सोरेन क्या उदाहरण है, भले वो सांसद नहीं है लेकिन मंत्री तो थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, झारखंड में उन्होंने सिचुएशन बनाई। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं जो मनी का खेल है, उद्योगपति हम दो हमारे दो की जो सरकार चल रही है, उसमें पैसे का जो खेल होता है, उस पैसे का खेल यहाँ दिखता है। और कुछ लड़ाई बीच विपक्ष छोड़ दे रहा है, उसका भी ये दुष्परिणाम है। अब चंदे लो और धंधा दो, इस लड़ाई को विपक्ष ने छोड़ा। अगर इस लड़ाई को वो बना करके बचा करके रखता, क्योंकि इस लड़ाई की जद में कई राजनीतिक दल भी आते हैं, लड़ना आसान नहीं है। हो सकता है कांग्रेस की भी स्टेट की कोई गवर्नमेंट चंदा लो धंधा लो कर रही होगी, दूसरे भी कर रहे होंगे। ये लड़ाई छोटी और आसान नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ देने से ये जो धन बल का प्रयोग होता है, वो प्रयोग एक नए स्तर को छू रहा है, नए तरीके इवॉल्व कर रहा है पॉलिटिक्स में, जिसको देखने और समझने में भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये स्थिति है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे जन सरोकार की राजनीति को जिंदा रखा जाए, डेमोक्रेसी में उसके सम्मान को बचाया जाए। ये लड़ाई ज्यादा गंभीर हो गई है।
हमने पहले भी कहा, आलोचना तो हो सकती है, लेकिन ये चिंता का सवाल है और बहुत बड़ी चिंता का सवाल है। जी बिल्कुल चिंता का सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जो जनता जो फैसला करती है वही अंतिम फैसला होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है इस पूरे दौरान कि कैसे जो जनता का फैसला है वो अंतिम फैसला नहीं रह जाता है। जनता ने जिन सरकारों को चुना होता है, चुनकर भेजा होता है, कैसे तोड़-फोड़, खरीद-फरोख्त करके जहाँ उनकी सरकार नहीं भी होती है वहाँ वो सरकार बना लेते हैं। और यही उनकी मॉडस ऑपरेंडी है और लगातार इसी में उनको कामयाबी भी मिल रही है और उनको लग रहा है कि वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि झारखंड में पहले क्या हेमंत सोरेन के साथ किया जाता है, फिर उसके बाद चंपई सोरेन जो कि उनके बिल्कुल राइट हैंड माने जाते थे उनको तोड़ा जाता है। इलेक्शन से एन पहले महाराष्ट्र में क्या किया गया और अपने ही जो सहयोगी दल हैं उनसे तो वो दगा करते रहे हैं। वो शिवसेना की हम बात कर लें, अकाली दल को आप देख लीजिए कैसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। शिवसेना के साथ क्या किया गया, एलजेपी के साथ क्या किया गया, कैसे पार्टी जो है दो हिस्सों में तोड़ दी गई और जो असल पार्टी है, जो उनका बेटा, जो उनका उत्तराधिकारी है, वो ना होकर उनके चचा जो हैं वो उत्तराधिकारी बन गए और चिराग पासवान जो है हाथ मलते रह गए। और अब फिर से वही नौबत उनके लिए क्या पैदा हो सकती है शाहनवाज साहब? क्या चिराग पासवान क्या फिर उस स्थिति में पैदा हो उस खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी को फिर से खड़ा किया, 5 सांसद उनके चुनकर आए। अब वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। वो झारखंड में भी वो ये कह रहे हैं कि वो अलग से चुनाव लड़ सकते हैं और वो तमाम जो नीतिगत मसले हैं उन पर अपनी स्थिति बहुत साफ करते हुए वो नजर आते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा होना दिखना चाहते हैं। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्हें तो तमाम लोग जी हुजूरी वाले चाहिए और अभी कोई उनके सामने जी हुजूरी कर नहीं रहा है। तो ये क्या डराने की सियासत है या आपको लग रहा है कि जल्द ही चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, सीडी फाइलें ये सब कुछ है बीजेपी के पास और धन तो है ही। देखिए, जिस दिन चिराग पासवान ने मोदी सरकार ने जो 2 बड़े बिल लाए उसका खुलकर विरोध किया, उस दिन से ही कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खटकने लगे चिराग, क्योंकि गठबंधन की सरकार जरूर है एनडीए की, लेकिन उन्हें यशमान चाहिए। और पहली बार देखने को मिला है इस एनडीए गवर्नमेंट में कि 10 सालों के बाद कभी किसी सहयोगी दल ने किसी निर्णय में उनका खुलकर विरोध किया हो, चाहे वो आपके वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो जिसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी तो एनडीए मजबूर हुआ, उसे वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो स्थिति थी, इससे भाजपा की किरकिरी कहीं ना कहीं हो रही थी। और क्योंकि चिराग पासवान बड़ा चेहरा है बिहार में और युवा है, काफी उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके वापसी की उन्होंने। अब उनकी पकड़ भी काफी है बिहार में बताई जाती है, क्योंकि और कुछ बेहतर कर सकते हैं, काफी उनके पास अवसर है। लेकिन अब ऐसी स्थिति से निकलने के लिए बीजेपी लगातार इस प्रयास में थी कि चिराग का जो सब्स्टिट्यूट जो है वो किसको मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में किसको लाया जा सके। तो इसके लिए एक बोलते हैं राजनीति में मोहरे रहते हैं, तो एक मोहरा उनके पास पहले से पशुपति पारस के रूप में मौजूद था। जो पशुपति पारस को लेकर के जीतन राम मांझी का भी स्टेटमेंट आया है कि मैं भी उनसे मुलाकात करूंगा, एनडीए में रह चुके हैं। तो ये सारी चीजें उनको आज इसलिए याद आ रही है क्योंकि इन दोनों इश्यूज पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी से जुड़े हुए इशू थे और उनके जो वोट बैंक है, मैं क्योंकि अपना हर दल, खासकर क्षेत्रीय दलों की बात करें वो, तो उसमें वो अपने वोट बैंक को देख करके थोड़ा सा कोई भी निर्णय को की तरफ झुकाव उनका होता। तो जो उनके वोट बैंक है तो उनको वो खिसकते हुए नजर आए। उस स्थिति में नीतीश कुमार ने भी इसका उनका समर्थन किया। नीतीश कुमार भी उन्होंने एनडीए के इस बिल का विरोध किया और फिर पुनर्विचार की बात की। लेकिन नीतीश कुमार की बात जहां तक चर्चा है, जहां तक इस बात को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं, वो भूल जा रहे हैं, तो कुछ बीमारी कुछ ऐसी बढ़ गई है। अब उनके करीबी जो लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जो चर्चाएं छन कर मीडिया के समक्ष, हमारे समक्ष जो सामने आ रही है कि वो इलाज करने के लिए उनको 3 महीने के लिए छुट्टी दी जा सकती है, वो बाहर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सत्ता पर किनके हाथ में दी जाएगी, जो अभी
तो ये सारी चीजों के लिए अभी से मुझे लगता है ये सारी कवायद एनडीए की ओर से ये की जा रही है कि किसी न किसी तरह से बिहार में जो है बिहार की सत्ता उनके हाथ में रहे। और नीतीश कुमार और उनके चिराग ने दो इशू पे लगातार खुलकर एनडीए का एक तरह से विरोध किया है, जिससे कि विपक्ष को बल मिला है सबसे पहले। क्योंकि आप ये होता था कि आप इसका किसी मुद्दे पर विरोध करते थे, अगर राहुल गांधी, क्योंकि खुलकर कहा जाए तो विरोधियों का अगर चेहरा देश भर में अगर कोई बन पाए इधर तो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी किसी मुद्दे पर अगर विरोध करते थे तो उन्हें बड़ा हल्के में लिया जाता था, पप्पू बोल करके उनका मजाक उड़ा दिया जाता था कि नहीं चलिए इनको तो मुद्दे समझ में नहीं आते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। लेकिन उनके ही सहयोगी दल की तरफ से जब इस तरह की बयान आने लगे, वो भी गंभीर और सीनियर लीडर है नीतीश कुमार, उनकी तरफ से जब इस तरह का बयान आया, चिराग की तरफ से इस तरह का बयान आया, तो अब भाजपा जो है उस विकल्प की तलाश की तरफ आगे बढ़ चुकी है। और जहां तक सूचनाएं हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें भी कल भी हमारे कुछ साथियों से मेरी बात हुई है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल तेजस्वी सॉरी लोजपा के जो 3 सांसद हैं वो टूटने की कगार पर लगभग हैं और इनके साथ केवल 2 ही बच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तो कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा। भाजपा के साथ जाने वाले कई दलों के साथ में ये पूर्व में भी होता आया है और इन्होंने दलगत जो बेसिकली ये अपने लिए भी कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो भी लोग हैं कहीं न कहीं वो ये इन चीजों को भी देख रहे हैं कि आज जो जदयू के साथ हो रहा है, आज जो लोजपा के साथ हो रहा है, कहीं उनके साथ ना हो। क्योंकि बीजू जनता दल एक अच्छा उदाहरण है उड़ीसा के लिए। झारखंड में भी की बात आपने कही है, तो झारखंड में पहले इसी झामुमो के साथ में मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन क्या वजह थी कि वो सरकार फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो झामुमो ने गठबंधन में मतलब जाना पसंद नहीं किया, वो अकेली राह उसने अपनाई और उसके बाद इंडिया गठबंधन में आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि आपको अपना वजूद बनाए रखना है तो आप मुझे इनसे अलग हटकर ही चलना होगा। चंपई सोरेन जो थे शिबू सोरेन के पुराने सहयोगी रहे हैं 90 के दशक में, हालांकि कुछ लोग उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक मोर्चा कह रहे हैं, ये बात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जिन जिन लोगों ने भी ऐसा कहा उनको जानकारी नहीं थी। तो मैं 90 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और उसी दशक से मैं देखता आया हूँ चंपई सोरेन को। 19 में वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो जेएमएम में जुड़े, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो शिबू सोरेन के बहुत ही करीबी रहे हैं, बल्कि उनको राजदार कहा जाता था। शिबू सोरेन का एक मजबूत स्तंभ थे। अब जिन ऐसे हालात क्रिएट किए गए और किन वजहों से वो गए, उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई है। कहीं ना कहीं इस मामले में मैं ये भी कहूंगा कि मिस हैंडलिंग तो जरूर हुई है, गठबंधन की तरफ से भी कुछ मिस हैंडलिंग हुई है जिसको ऐसा महसूस किए। लेकिन ये तोड़ जोड़ की राजनीति तो सत्ता के लिए होती रही है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि झामुमो में क्या कोई बड़ा नेता टूट कर गया हो। इससे पहले सूरज मंडल भी गए, इससे पहले आपके इनसे बड़े नेता हुआ करते थे चंपई सोरेन से, कृष्णा मार्डी का कोल्हान के बड़े नेता हुआ करते थे, जो 9 विधायक और सांसदों को तोड़कर अलग हो गए थे। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि जेएमएम मतलब एक तरह से खत्म हो जाएगी, शिबू सोरेन एकदम अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन ट्राइबल्स के बीच में जो लोग सत्ता के लिए अब तक होते आए हैं, झारखंड की राजनीति को जो करीब से समझते हैं, जो हम लोग रिपोर्टिंग करते शाहनवाज हैं, साहब, मैं आपके पास ग्राउंड लौट रही जीरो हूँ, पे थोड़ी सी आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी दबकर आपकी आवाज आ रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, अगर आप इसको ठीक कर लें। शायद जब आप प्रोग्राम से पहले बोल रहे थे तब आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, अभी थोड़ी सी दबकर आपकी आवाज आ रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। प्रेम कुमार जी, क्या नीतीश कुमार कमजोर कड़ी है? क्या नीतीश कुमार अगला शिकार हो सकते हैं चिराग के बाद, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ऑपरेशन लोटस, और अगर ऐसा होता है तो किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं? महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो बाकी घटक दल हैं उनको भी तो खतरा ये होने लगेगा कि अगर चिराग के साथ ये हो सकता है तो नीतीश के साथ हो सकता है, और नीतीश के साथ हो सकता है तो आरएलडी के साथ हो सकता है, उनके 2 सांसद हैं। आरएलडी के साथ हो सकता है तो फिर शिंदे के साथ हो सकता है, उनके 7 सांसद हैं। तो ये तो फिर सबको डर सताएगा कि भाई ये सब तो हमारे साथ भी हो सकता है। और जब सबको ये पता है कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर आखिर क्या मजबूरियां हैं जब उनके पास दूसरा ऑप्शन भी खुला है कि वो अभी भी बीजेपी के साथ है। और अभी तो देखिए, वो कह सकते हैं कि जुमा 4 दिन नहीं हुए हैं सरकार बने हुए, और अपने ही घटक दलों के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन शुरू कर देना, ये तो बहुत तरह के सवाल तो उठाता ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल पैदा करता है कि दूसरे जो घटक दल हैं उनके अंदर भी तो डर पैदा हो जाएगा।
और इसमें सबसे पहले मुझे लगता है नंबर नीतीश और उसके बाद फिर शिंदे का आ सकता है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बुशरा जी, देखिए सबसे पहले जब घटना खरीद फरोख्त की होती है तो दोष हम उन्हीं पर लगाते हैं जिनमें टूट होती है। खरीदने वालों पर दोष नहीं लगाते, बिकने वालों पर ज्यादा लगाते हैं कि आपकी पार्टी टूट गई, आपके सांसद बिक गए, आपके सांसद टूट गए, इस तरह से हम हमेशा लगाते हैं। लेकिन सच क्या है, सच क्या है कि जो तोड़ने वाला है वो नए नए तरीके निकाल रहा है अपनी पार्टी को मजबूत, अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए। और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो हैं, जो स्वयं अवसरवादी हैं, अवसरवादी राजनीति के ये हैं, चेहरा हैं, उनके लिए क्या है, पहले भी परिस्थिति बनी। आरसीपी सिंह जी थे, उनको बीजेपी ने अपनी तरफ लुभाया, बीजेपी जेडीयू के प्रेसिडेंट थे। इवन जो आज वो हैं पीके को भी वाइस प्रेसिडेंट अमित शाह के कहने पर बनाया, ऐसा स्वयं नीतीश कुमार स्वीकार कर चुके हैं। तो जिसने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को भी बीजेपी के डिक्टेशन पर बनाना स्वीकार कर लिया हो तो उसकी पार्टी को तो टूटना ही चाहिए ना। वो बचा कैसे लेंगे, किस आधार पर बचाएंगे? तो वो अगर वो बचा रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिस्टिक है। और इंडियन पॉलिटिक्स का एक जो हिस्सा है, जिसमें बिहार में एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स होती है कि 15% वाला भी शासन में रहता है, तो उसमें फिट बैठते हैं तो उनकी गाड़ी चल रही है। लेकिन उनकी शक्ति जो है लगातार बीजेपी ने कमजोर की है। वो उनके विधायकों की संख्या कम हो गई, सांसद बचे हुए हैं, हालांकि पहले से कम होकर के भी, लेकिन किसी तरह बचे। तो ये डर जो आपने जो बात कही कि अपोजिशन के दूसरे पार्टी डर रहे होंगे कि बीजेपी आमतौर पर ऐसा कर रही है, लेकिन बीजेपी तो डील करती है, वो डराती थोड़े है, वो तो डील करती है। आपको फायदा देगी, आपको फायदा है तो लीजिए, और उस हिसाब से खरीद फरोख्त करती है। भाई जेडीयू के साथ भी तो बीजेपी ने डील ही की है। अब वो जेडीयू के भीतर भी एक सब डील कर ले, वो कर रही है। उसकी आंखों के सामने में, चिराग पासवान के सामने में डील के साथ सब डील हो रहा है। अब बने रहिए हनुमान, हम देखते हैं कब तक आप हनुमान बने रहते हैं। इस तरह से बीजेपी जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो बीजेपी कर रही है। इसमें सहयोगी दल टूटे या किसी दूसरी पार्टी का शिकार करना पड़े, अपोजिशन को कमजोर करना पड़े, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना पड़े, या जो भी तरीके अपनाने उसके लिए बीजेपी तैयार दिखती है। तो अभी जो घटनाएं घट रही हैं इसमें आशंका तो जरूर सहयोगी दलों में मजबूत होगी, लेकिन चूंकि वो डील करके आए हैं इसलिए उन आशंकाओं को उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो कोई फेयर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, अनफेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे नायडू हो चाहे नीतीश हो। इसलिए उनको ये गलत चीजें भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी। कितनी तकलीफ हो रही होगी अभी नरेंद्र मोदी को माफी मांगते हुए, कि वो कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमने प्रोटेस्ट देखा महाराष्ट्र में और दूसरी कांग्रेस का प्रोटेस्ट, और उसी दिन प्रधानमंत्री वहां पर होते हैं और फिर वो सर झुकाकर कहते हैं कि चरणों में सर रखकर वो माफी मांग रहे हैं। उससे पहले तमाम उनके यू टर्न्स, ये दबाव की राजनीति के चलते ही तो दबाव में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की तो ये प्रवृत्ति रही ही नहीं है। हमने देखा है कि उन्होंने किन चीजों पर माफी मांगी है, वो कब माफी मांगते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि राजनीति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इसको क्या विपक्ष की कामयाबी भी माना जाए? फिलहाल नरेंद्र मोदी जिस स्थिति में है, फौरन उन्होंने माफी मांगी है, जो जिस तरह से प्रतिमा टूटी। देखिए परिस्थिति है, एक परिस्थिति थी जब माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, और आज परिस्थिति है कि माफी मांगने से भी मकसद पूरा नहीं होगा। तो माफी मांग रहे हैं वो शिवाजी के नाम पर, लेकिन जो करप्शन इस नाम से बाहर आ रहा है ये तो शिवाजी से इसलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र का सेंटीमेंट है।
तो महाराष्ट्र के सेंटीमेंट को शांत करने के लिए, आंदोलन को सुषुप्त करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आज भी बहुत लाठीचार्ज और वाटर कैनन सब फेंका गया है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस से थोड़े माफी मांग रहे हैं, वो एक स्यूडो, एक तरह से बोलिए छद्म माफी जो है वो रख रहे हैं, शिवाजी से माफी मांग रहे हैं। करप्शन के लिए थोड़े माफी मांग रहे हैं कि हमने करप्शन किया और ये मूर्ति टूट गई, नहीं, ये अवसरवादिता का उदाहरण है, कोई माफी नहीं है। इसलिए हम इसको अपोजिशन का प्रेशर थोड़े समय के लिए समझ सकते हैं कि अपोजिशन का प्रेशर है, लेकिन वास्तव में ये वोट बैंक को साधने के लिए, महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रखने के लिए माफी मांग रहे। अगर महाराष्ट्र का चुनाव नहीं होता तो अपोजिशन जितना भी प्रेशर बना लेता, थोड़ी माफी मांगने जाते। यहां पर हम कहते हैं कि अपोजिशन के प्रेशर से ज्यादा सिचुएशनल है ये माफी मांगना। जी जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक ही सियासत, एक ही तरह की राजनीति वो करते हैं, एक ही तरह की सियासत उनको आती है और एक ही जबान उनको आती है। मैं ये कहना चाह रही थी कि, और वो है सिर्फ हार और जीत की चुनाव में, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी जैसा चेहरा माफी भी मांग सकता है, जैसे उन्होंने अभी मांगी, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव है और लगातार दूसरी बार वो आज महाराष्ट्र में थे। लेकिन उस सब के बीच जो खेल चल रहा है राज्यसभा से लेकर लोकसभा में, उसकी हम बात कर रहे हैं। शाहनवाज साहब, अगर चिराग पासवान के सांसद टूट जाते हैं और अगर तोड़फोड़ नीतीश की पार्टी में भी हो जाती है, तो फिर सियासत को किस तरह से बदलते हुए बिहार और देश की आप देखेंगे? मुझे लगता है मैं नीतीश पर पहले कहना चाहूंगा कि नीतीश की पार्टी में मुझे नहीं लगता कि तोड़फोड़ की नौबत आएगी। शरद पवार की तरह टोटल स्विफ्ट जैसा मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह से शरद पवार के साथ में नीतीश कुमार ने किया था, जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया गया था, वही कुछ नीतीश कुमार के साथ होता मुझे दिखाई दे रहा है। और इसको नीतीश कितना समझ पा रहे हैं या समझने की स्थिति में कितना मेंटली हैं, ये तो वही बता सकते हैं, वही समझ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को नीतीश कुमार के ऊपर ज़्यादा अब मेहनत करने की ज़रूरत रह गई, क्योंकि उनके आसपास भी जो लोग हैं या उनके करीब जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल वो बना दे रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ ही अंततः हो जा करके विलय करें या कुछ अपना शिवसेना की तरह कुछ अलग राह बना ले, जिस तरह महाराष्ट्र में बनाया गया था। तो यहाँ पर मेन ये है कि लोजपा की जो बात कर रहे हैं आप, बार बार हम पासवान की बात कर लें, तो इनकी स्थिति बड़ा इनके लिए अब इनके लिए बिल्कुल युवा नेता है, इनके पास समय है करने के लिए, लोगों के पास जा सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि 2025 का चुनाव भी होना है। वैसी स्थिति में अगर इनके सांसदों को तोड़ भी लेते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि ये एक बड़ा चेहरा बन करके बिहार में सामने आएंगे। और ऑब्वियसली गठबंधन से अगर बाहर निकलते हैं तो इनके पास ऑप्शन तो वही एक रह जाता है जो इंडिया गठबंधन में जाएंगे। लेकिन एक तरफ से तो 2 या 3 सीट का जरूर बढ़ोतरी होगी उनको, लेकिन दूसरी तरफ से गठबंधन में जो लोग शामिल हैं इंडिया गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं अपने आप को डरे सहमे तो महसूस करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि भाई अब इनकी बारी, इनका तो इन दोनों का नंबर था तो पूरा हो गया। पीडीपी ये सोचेगी कि भाई हम कब तक बकरे की, हम कहते हैं ना कि कब तक खैर मनाए, तो वो स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है, इसमें ये खुद बोलते हैं कुल्हाड़ी पे पैर रखने की वाली बात, बोलते हैं पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर रखने वाला कदम होगा बीजेपी के लिए जो करने जा रही है। अभी ऑब्वियसली इनको गेन कर लेंगे, 272 का जो आंकड़ा चाहते हैं, हो सकता है इस तोड़ जोड़ में, हालांकि 272 के आसपास मुझे नहीं लगता इस पूरी कवायद के बाद भी 272 हो पाए, लेकिन फिर भी इन द लॉन्ग रन बीजेपी के लिए जो है आने वाला समय, क्योंकि अभी आपके पास बहुत लंबा समय है चुनाव में जाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए भी लाभदायक तो कहीं से नहीं हो सकता है। जी, इसमें आरजेडी का रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, आरजेडी इस तमाम मामले पर, चिराग पासवान के मामले पर सबसे पहले उन्हीं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जल्द ही चिराग पासवान जो है उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। उन्होंने हमदर्दी भी दिखाई, ऑफर भी दिया है। तो इसमें आरजेडी को आप कहाँ देख रहे हैं? हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव लोकसभा में जितने एक्टिव नजर आ रहे थे, अभी बस वो एक आध बाइट हमें देते हुए नजर आ रहे थे, ट्विटर पे थोड़े एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन उस तरह से क्या जमीन पर भी आप उनको एक्टिव देख रहे हैं? क्योंकि उनकी निगाहें तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए जो जेडीयू में हो रहा है और जो लोजपा में होने जा रहा है चिराग पासवान के साथ, अगर ऐसा होता है तो।
मतलब आरजेडी को खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो तेजस्वी का जो स्टैंड है वो देख रहे हैं वेट एंड वॉच में, क्योंकि पूर्व में जो अनुभव इनको मिला है तो उस अनुभव का से भी थोड़ा सा परिपक्व हुए हैं, और उस अनुभव के को देखते हुए इनको जो राजनीति में 2025 चुनाव को लेकर कहा जा रहा है, उससे पहले बहुत मुझे लगता है कि बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बहुत कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उससे पहले जदयू में बड़ी टूट भी आप देख सकते हैं। अब इसकी भी संभावना है कि ललन सिंह और कुछ लोग जो बहुत करीब हैं वो जदयू का एक बड़ा घटक को तोड़कर भाजपा की तरफ ले जाए, और एक घटक जो जो कि सो कॉल्ड सेकुलर हैं वो राजद की तरफ चल जाए। तो ये इस सारी चीज़ों को लेकर के वेट एंड वॉच, मुझे लगता है वेट एंड वॉच की स्थिति में ही अभी तेजस्वी हैं। लेकिन यहाँ पर चिराग की बात है तो चिराग के लिए तो अभी स्थिति बहुत ये होगी कि इनके यहाँ अगर फूट होती है तो चिराग को विधानसभा में गेन करने के लिए बहुत कुछ होगा। 3 सांसद जरूर एक होंगे अपने, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो उससे बड़े गेनर के रूप में उभर कर बिहार में मुझे लगता है सामने आएंगे। जी, एक आखिरी और सवाल आपसे शाहनवाज साहब, फिर मैं प्रेम जी आपके पास आ रही हूँ कि क्या आपको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो 3 महीने के लिए ऐसे जा सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं, वो सबैटिकल ले सकते हैं, यानी कि कुछ लंबी छुट्टी ले सकते हैं। क्या आपको लग रहा है उस वक्त कुछ गेम हो सकता है, और क्या यही वजह है कि ललन सिंह नीतीश कुमार से ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ज्यादा नजर आते हैं? बिल्कुल, पूरे खेल का ये कहा जाए कि पूरे खेल का दारोमदार तभी होगा जब नीतीश लंबी छुट्टी पर जाएंगे, और उसमें जो नाम प्रपोज किया जा सकता है जदयू के लिए, अब क्योंकि जैसा कि आपने कहा, प्रेम जी ने भी कहा कि नीतीश इस तरह से, मतलब गठबंधन में एक होता है कि चलिए आप गठबंधन में हैं, लेकिन गठबंधन में ये नीतीश कुमार बड़े भाई छोटे भाई के नाम पर कई ऐसे निर्णय हो रहे थे जो जदयू के निर्णय भी भाजपा के द्वारा लिए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है कि जिसमें उनके जो चहेते हों या उनके जो पक्षधर हों, उनको सीएम का चेहरा जदयू की तरफ से, अगर मुझे नहीं लगता कि जदयू इस तरह की सिचुएशन को अगर सही अपने होश और हवास में होंगे तो नीतीश कुमार तैयार होंगे, क्योंकि पहले बोलते हैं दूध का जला भी थोड़ा छाछ को फूंक के पीता है, वही हिसाब है। क्योंकि जतिन राम मांझी से पहले इनको ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अब अपने इलाज के लिए जाएंगे तो किसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, और इस अवसर किसको प्रदान करते हैं कि उनको फिर वो उनके साथ वही खेल खेले जो उन्होंने कभी शरद पवार और कभी जॉर्ज के साथ खेला था। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये सारा कुछ दारोमदार इसी बात पर करेगा कि वो किसको नेतृत्व सौंपते हैं। जी, प्रेम जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? अगर नीतीश कुमार लंबी छुट्टियों के लिए जाते हैं, ललन सिंह की कुर्बत लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, और जब कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर हुई थी तब भी जो डिसीजन लिए गए वो भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी जो उनसे कह रही है बस वो कर रहे हैं, और 1-2 नहीं 12 सांसद हैं, वो 2 बैसाखियों में से एक है जिस पर ये पूरी सरकार टिकी हुई है, क्योंकि उसके अलावा बाकी सबके पास 5 और 7 और 3, 2, 1 इस तरह से सांसद है, और मिलाकर 53 का आंकड़ा बैठता है। तो अगर ऐसा होता है, अगर चिराग पासवान या फिर उत्तराधिकारी अगर जेडीयू का बदल दिया जाता है, तो फिर आप बिहार और देश की राजनीति को कैसे बदलते हुए देखते हैं, और फिर इंडिया गठबंधन को इस सब में कहां देख रहे हैं आप? देखिए, मूल बात जो है कि जनता दल यू का बिहार में जो चुनाव जीतने की क्षमता है, उस पे अपने आप पर उनको विश्वास नहीं रह गया कि हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं। उनको चाहिए कोई, या तो बीजेपी चाहिए या तो महागठबंधन चाहिए, कोई चाहिए। तो उसमें जेडीयू की जो सियासत है, उस सियासत में जो उनके साथ सवर्ण नेता हैं ललन सिंह जैसे, उनको सूट करता है बीजेपी के साथ जाना। और इस वजह, हालांकि ऐसा भी नहीं है, कुछ समय पहले तक यही ललन सिंह आरजेडी में जेडीयू के को ले जाने के लिए काम करते हुए नजर आते थे, आज से 1.5-2 साल पहले। लेकिन आज उनका ओरिएंटेशन बदल गया है, बीजेपी की ओर हो गया है। तो इसको देखते हुए अभी मूल बात है कि नीतीश कुमार का अपना फैसला है इलाज के लिए बाहर जाना, या कि ये फैसला कोई और ले रहा है।
अगर कोई और फैसला ले रहा है तो घटना घट चुकी है, घटनी बाकी नहीं है। और अगर नीतीश कुमार फैसला ले रहे हैं तो घटना घटनी बाकी है। तो इसमें नीतीश कुमार चूज कर सकते हैं कि हम अपना किला कैसे बचा के रख सकते हैं। तो उनको बी और हमेशा प्लान ए और प्लान बी पर काम करना पड़ता है। वो करते रहे हैं, दो नाव की सवारी करते रहे हैं। बीजेपी को बैलेंस करते हैं, आरजेडी में जाने के नाम पर इंडिया गठबंधन को बैलेंस कर रहे थे एनडीए में जाने के नाम पर। तो वो सिचुएशन उनके एब्सेंस में बना नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी कमजोरी होगी नीतीश कुमार के लिए। तो उसको हम देखें तो उनका एब्सेंस होना एक तरह से राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा अवसर बीजेपी को देगा कि वो बीजेपी अपने आप को अपने दम पर कंसोलिडेट करे। लेकिन यहीं पर साथ साथ एक बड़ा अवसर आरजेडी और महागठबंधन के लिए भी पैदा होगा क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट तो होती नहीं कि पूरा जेडीयू शिफ्ट होकर उधर चला जाए, उसमें भी स्प्लिट होगा। तो ऐसे में बीजेपी अनैतिक फ्रंट पर अपने आप को देखेगी, जनता उनको गलत के साथ में देखेगी, गलत करते हुए देखेगी। तो इसका फायदा वहां अपोजिशन को मिलेगा। और चुनाव नजदीक होने वाले हैं तो ये समझिए फिर अगला चुनाव तो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के लिए बिहार में फिर थोड़ा आसान हो जाएगा जेडीयू के नहीं रहने पर। जी, क्योंकि हमने देखा है कि ललन सिंह पार्लियामेंट में हमने देखा कि वो कुछ और बोलते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, और उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीजेपी का ही कोई नेता हो, वो उस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। ममता बनर्जी को लेकर भी और कोलकाता के पूरे इंसिडेंट पर भी हमने ललन सिंह की बाइट देखी। नीतीश कुमार पूरे तरीके से खामोश हैं, एकदम खामोश हैं, और जब वो कुछ बोलते हुए भी नजर आते हैं तो लगता है कि क्यों ही बोला उन्होंने। और जिस तरह के तमाम उनके हाव भाव हैं, चाहे वो पैर छूते हुए नजर आते हो, हाथ टटोलते हुए नजर आते हो। जी, इसमें एक देखिए ताजा घटना ये है, ललन सिंह जो बोले वो पार्टी लाइन पर नहीं बोल रहे हैं, ये भी स्पष्ट है। जेपीसी की मीटिंग में वक्फ बोर्ड वाले मीटिंग में जेडीयू ने जो स्टैंड रखा या जमे करके जेडीयू ने जो स्टैंड क्लियर किया, थोड़े समय बाद किया, वो ललन सिंह के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग था। तो इसका मतलब है कि ललन सिंह किसी और के इशारे पर बोल रहे हैं। जेडीयू और नीतीश कुमार की जो वॉइस है वो कम से कम वही है जो बीजेपी पसंद नहीं करती, चाहे जातीय जनगणना का सवाल हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो। तो यहीं पर वो जो नीतिगत पॉलिटिक्स है उससे जो जुड़े हुए लोग रहना चाहते हैं, बने हुए हैं जेडीयू में, वो कम से कम बीजेपी के रास्ते में बाधक रहेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और यही मैं भी कहने वाली थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो चीजें बदली, वो बिल्कुल भी जो ललन सिंह का जो बयान है उससे कहीं से मेल खाते हुए नजर नहीं आती है। ललन सिंह जो कर रहे हैं वो लग रहा है किसी और के कहने पर बात कर रहे हैं, और जो जेडीयू का उनके प्रवक्ता का या अलग से जो बयान आता है वो लगता है कुछ और है। जातिगत जनगणना की चाहे हम बात करें, क्योंकि अभी ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें जेडीयू जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इंडिया के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दिया। चिराग पासवान भी इसको कहते रहे हैं। यही तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर, और ये कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, ये पूरी की पूरी राजनीति को बदलने वाले मुद्दे हैं। क्योंकि सांप्रदायिकता की आग में जिस तरह से 10 साल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पूरे देश को झोंका, उसके सामने जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो पूरी की पूरी लड़ाई और जो राजनीति है वो आकर खड़ी हो गई है। अब उसमें उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और ऐसे में जो उनके घटक दल हैं वो उनके लिए और ज्यादा परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए वो प्रेशर टैक्टिक्स, डर, तोड़फोड़, इस सब की सियासत अब भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है या पहले से ही कर रही थी, और अब वो सरफेस पर आ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आने वाले दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, खासतौर पर इन चुनावों के बाद। अभी 2 राज्यों के हैं और आने वाले चुनाव के बाद देश की राजनीति पूरी तरीके से बदलने वाली है, ये पूरी तरह से साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बिहार में तो बहुत कुछ बदलने जा रहा है, और बिहार से फिर देश की राजनीति की तरफ हम देखें तो वो भी बहुत बदलेगी। इसीलिए आने वाला वक्त इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लेकिन ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है। क्या वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर एक्शन मोड में आएगा, या अभी से वो किसी तरह के एक्शन मोड में है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वो सोकर जागते हैं, जागे हुए थोड़े कम नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।
कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए शाहनवाज साहब और प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आने वाला वक्त में देखना होगा कि ये जो चिराग पासवान को लेकर तोड़फोड़ की पूरी जो कवायद शुरू कर दी गई, उसमें चिराग पासवान का रोल अब क्या होता है और किस तरह से वो आगे आकर इस पर अपनी बात को रखते हैं। वो भले ही मीडिया को कुछ और कह रहे हो, लेकिन उनको भी पता है कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। तो राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक ऑपरेशन लोटस क्या भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया और आने वाले वक्त में क्या राजनीति इससे बदलेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। शाम को 7 बजे जरूर जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में, और तमाम हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।